बच्चे और पेरेंट्स के बीच में आपकी भूमिका क्या रहती है? एज अ काउंसलर की, एज अ टीचर की, एज अ मेंटर की? कैन से आई एम अ ब्रिज बिटवीन देम, और उस ब्रिज को बीच में लाऊंगी, तभी एक बच्चा एक एक्सीलेंट होगा, एक अच्छा कुछ एक्सीलेंट कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो दैट इज द मोटिव। आज के समय में बच्चों का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है। स्कूल में है तो रोम अराउंड कर रहा है, घर में है तब भी नहीं बैठ रहा है, कभी इधर कभी उधर। पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बच्चों की बुक रीडिंग की आदत है। हाफ एन आवर मैं नहीं कहूँगी, हाफ एन आवर इज़ अ वेरी बिग टाइम। 30 मिनट्स बहुत टाइम होता है। मेंटर अच्छा होता है या टीचर अच्छा होता है? मेरी नज़र में सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो हमारे गुरु हैं। बट मेंटोर वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारेगा। वो साथ साथ पढ़ाई के साथ आपको बोलेगा कि आप इस चीज़ को भी अपना इम्प्रूव करो। कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे लगे रहेंगे। 2 से 7 साल की बच्चे की एज होती है ना, सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमंस हैं हमारे प्लेनेट पे। स्कूल में और आफ्टर स्कूल क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है? और आफ्टर स्कूल में क्या होता है? आफ्टर स्कूल में आप सीख रहे हो, और जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे एक मेंटोर है, वहाँ एक टीचर है कि जो आपको कह रहा है कि हाँ ये हमने आज सीखा नहीं, तो लेट्स डू इट अगेन टुमारो। कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कॉन्फिडेंस भी लो होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं दे पाएगा। तो आप अपनी क्लासेस में बच्चे को कंसेप्ट की क्लैरिटी कैसे देते हैं? स्कूल में क्या हो रहा है? चैप्टर 1 हो रहा है, ठीक है, हो गया चैप्टर 1, टेस्ट हो गया, खत्म। ठीक है, जब चैप्टर 3 पे आ जाओगे ना, और चैप्टर 1 का कोई पूछेगा, आपको आ रहा होगा याद? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, वो बोल नहीं पाते हैं क्लास में खड़े होकर, या आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो उनके लो कॉन्फिडेंस को आप कैसे हैंडल करते हैं? वो बच्चे अपने हाथ में ले रखा होता है, कोई भी एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल हो गया, दे नीड टू स्पीक फ्यू लाइंस। वो क्यों होती है? वो कॉन्फिडेंस के लिए होती है। तो वो पेरेंट को भी अपने घर पे भी करना चाहिए। पैसे की वैल्यू हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? अगर उसको दिख जाएगा ना मुझे इतना सारा मिलना है, तो उसकी डिमांड्स फिर बढ़ती चली जाएंगी। वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी आज आपके पास पैसा है। पेरेंट्स की बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? पेरेंट्स की बच्चों के लिए वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल, और जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते एक नया एपिसोड लेके आते हैं, एक नई पर्सनैलिटी को लेके आते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। हर पॉडकास्ट में एक हमारा नया सब्जेक्ट होता है। आज का सब्जेक्ट है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम कहें एजुकेशन इज अ बैकबोन। तो आज है हमारे साथ मिस प्रज्ञा। इनको प्रज्ञा मैम भी कहते हैं क्योंकि साउथ दिल्ली का ये बहुत बड़ा फेस है। शी इज अ एजुकेटर, शी हैज मोर देन 10 years of experience in education and she has trained more than 100 students 101। जी हाँ, 101 के तरीके से ये 100 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुकी हैं, और आज इनसे जानना चाहेंगे एजुकेशन क्या होती है, आफ्टर स्कूल क्लासेस क्या होती हैं, किस तरीके से बच्चा पढ़ सकता है, एक टीचर टीचर होता है या मेंटर भी होता है, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। क्वालिफिकेशन तो स्कूल से मिल सकती है, मगर एजुकेशन एक अच्छा मेंटर ही दे सकता है। तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। ओवर टू प्रज्ञा मैम। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं मैम आपका। थैंक यू सर। आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे इंडिया के लिए जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। अगर हमारी कंट्री या हमारे भारत के बच्चे एजुकेटेड ना हो तो शायद हमारा भारत ग्रो ना कर पाए। आर यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं 100% अग्री करती हूँ। अगर बच्चा एजुकेटेड ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो हमारा जो इंडिया का एक, जिसे बोलते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी बने, कि आज आप देख रहे हो कितने नेम्स हैं, कुछ कुछ बड़े, कितने लोग बड़े बड़े बन रहे हैं। बट उसका अगर एक टीचर अच्छा होगा तभी तो उसकी, जब उसकी नींव अच्छी होगी तभी तो वो एक अच्छा एक मॉडल, रोल मॉडल बन सकता है सबके आगे, राइट? तो वही चीज है कि एक टीचर अगर अच्छा है तभी सारी चीजें आपकी अच्छी रहती। प्रज्ञा जी, आपके हिसाब से मेंटर अच्छा होता है या टीचर अच्छा होता है?
टीचर की बात करें, टीचर सारे अच्छे होते हैं। टीचर जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एक टीचर मिलता है, वो उसको पढ़ाएगा। कभी कभी टीचर्स कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट टीचर में मेरी नज़र में सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो हमारे गुरु हैं, तो डेफिनेटली हम उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक मेंटोर क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? एक मेंटोर होता है, एक टीचर तो सिखाता चला जाता है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें, बट एक मेंटोर होगा, वो आपको स्टॉप करेगा कि नहीं आप ये परफेक्ट नहीं हो इसमें, तो आप इस तरीके से चलो। तो मेंटोर की भूमिका होती है कि वो आपके ऊपर बैठा रहे और जस्ट कीपिंग एन आई कि आपको परफेक्ट होना है हर शेप से। तो मेंटोर का मतलब होता है कोच, जो उसको एक परफेक्ट पर्सन बना सके। तो मेरी नज़र में ये डिफरेंस होता है एक टीचर का और एक मेंटोर का। टीचर से तो सीखते ही चले जाओगे, बट मेंटोर एक होता है, वो प्रॉपर आपका रखेगा कि आप क्या गलतियां करो। टीचर भी रखता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि टीचर नहीं करता, बट टीचर के पास एक चीज़ होती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करानी है, मुझे इसको ख़त्म करना है बस ये चीज़ करा के, और मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। बट मेंटोर वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखारेगा, वो साथ साथ पढ़ाई के साथ आपको बोलेगा कि आप इस चीज़ को भी अपना इम्प्रूव करो। तो मेंटोर आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज करता है। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेंटर का फर्ज होता है कि बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का भी होता है, मैं कहूँगी टीचर का भी होता है, बट मेंटोर की नज़र जो होती है ना, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आपके होती है कि हाँ भाई इसको मुझे परफेक्ट करना है, किसी भी तरीके से उसका एंगल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्ट। मेंटर कैन बी अ गुड काउंसलर। मेंटर सी काउंसलर, तो मैं कहूँगी काउंसलर सिर्फ आपको बता रहा है, सिर्फ वो बताए जा रहा है, काउंसलिंग कर रहा है आपको, बट मेंटोर इज डिफर। मेंटोर क्या करेगा, आपको बताएगा भी, समझाएगा, वो काउंसलर के अंदर ही आ जाता है। मेंटोर भी वो काउंसलर का वर्क भी कर रहा है, पर मेंटर की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि उसका 101 होना बहुत ज़रूरी है। टीचर सबको देख रहा है, बट एक मेंटोर है वो आपके ऊपर है और वो एक 101 दे रहा है कि हाँ बेटा आपको ये चीज़ आपकी इंप्रूवमेंट करनी है, दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस इज द मॉरल ऑफ द क्वेश्चन। या स्कूल में और आफ्टर स्कूलिंग क्लासेस जो होती है, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं आफ्टर स्कूल क्लासेस में, स्कूल में और आफ्टर स्कूल क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है? सो स्कूल में क्या होता है, आप बताइए स्कूल में क्या होता है? आप भी गए हैं स्कूल, एवरीबडी हैज गॉन टू स्कूल। आप मुझे बताइए, आप गए हैं स्कूल, आपको क्या लगता है क्या होता है स्कूल में? हम जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, बिल्कुल। स्कूल में 40-50 बच्चे होते हैं क्लास के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल एक टीचर होता है, बिल्कुल टीचर को उन 40-50 बच्चों पे फोकस नहीं होता है। बिल्कुल। टीचर पढ़ाए जा रहा है, उसको आज का करिकुलम करना है, मेरा ये आज का काम है, मैं करा के मैं जा रहा हूँ अपने घर, और नेक्स्ट डे अगेन आऊंगा, इस वीक ये टेस्ट है बेटा, ये वाला टेस्ट है। तो दिस इज काइंड ऑफ टीचर वर्क, राइट? टीचर्स भी कराते हैं, कई बच्चे उसमें 40-50 बच्चों में भी 10 बच्चा समझ रहा है, 20 बच्चा समझ रहा है, बट जो नहीं समझ रहा है वो कहाँ जाए? तो वो कंप्लीट करता है एक मेंटोर। या आफ्टर स्कूल जो आपने बोला है, आफ्टर स्कूल क्लासेस जो होती है, वो आफ्टर स्कूल क्लासेस बनी ही इसलिए हैं कि जो हम स्कूल में नहीं सीख पाए, हम आफ्टर स्कूल में जाकर उसको परफेक्टली सीख सके। और आफ्टर स्कूल में क्या होता है, आफ्टर स्कूल में आप सीख रहे हो, और जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे एक मेंटोर है, वहाँ एक टीचर है कि जो आपको कह रहा है कि हाँ ये हमने आज सीखा नहीं, तो लेट्स डू इट अगेन टुमारो। उसके पास वो समय होता है। टीचिंग टीचर में, स्कूल टीचर के पास वो समय नहीं होता, वो उन बच्चों के लिए, वो बच्चे फिर रह जाते हैं। तो इट्स फॉर देम कि वो आफ्टर स्कूल जाए, और वो नीडेड है आजकल, इट इज नीडेड। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन आफ्टर स्कूल और स्कूलिंग। स्कूल में टीचर्स के बाद ऑपरेशनल वर्क भी इतना ज़्यादा होता है, वो एक बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और 50 बच्चों तो बहुत दूर की बात है। नहीं, अभी आजकल क्या हुआ है, चेंज भी हुआ है। 40-50 से आजकल स्कूल का रेशियो 30 भी हुआ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह थी कि 40-50 बच्चा है तो टीचर क्या करेगी। बट स्कूल्स में, ये नहीं कहूँगी, स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा चेंज हुआ है ये चीज़। अब क्लास रेशो भी कम होने लगा है, क्योंकि 101 बच्चों को नहीं जाता है, बट फिर भी उस 30 स्टूडेंट्स में भी वो 10-20 बच्चा अच्छा कर रहा है, बट वो 10 बच्चा तो पीछे लैग बिहाइंड कर जाता है ना। तो वही बच्चा चाहिए सबको ही, वो 20 भी एक्सेल नहीं होगा। मैं कहूँगी उन 30 के 30 बच्चों को आफ्टर स्कूलिंग करनी चाहिए, और फ्रॉम 2 years of age they can start that. 2 years of age, you can imagine a 2-year bacha says mama papa, these kind of words. Exactly. So you can imagine, but this works. अगर वो मामा पापा जो भी है उसको आप एबा करा रहे हो ना फोनिक्स का, तो at the age of 3 years he is able to say cat, bat, these words.
यू कैन इमेजिन कितना एक परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज हुआ था। ये पेरेंट्स को पता ही नहीं है आजकल, नहीं पता है, सीरियसली नहीं पता है। उनको लगता है कि 3 इयर्स का बच्चा होगा, 4 इयर्स का, चलो अब स्कूलिंग, चलो अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, विल नॉट सेंड, विल नॉट, हम अभी क्या जाना है, स्कूलिंग ही नहीं जाना है। वो 3 साढ़े 3 साल 4 साल की उम्र में तो भेजते हैं स्कूल। सो आई विल से कि नहीं भेजना चाहिए ऐसे, आप पहले से उसको कराओ। अगर आपको लगता है कि अरे ये क्या बोल रहे हो, आपकी इतनी जल्दी भेजना, सो ट्राई आप घर में करो ना, आप सीखो, फिर आप खुद सीखो। पेरेंट्स सीखते हैं मुझसे कि मैम कैसे करें, हम नहीं भेजना चाहते, आप सिखाओ, तो वो सीखो आप और फिर बच्चों को सिखाओ। ट्राई करोगे ना वो छोटे छोटे वर्ड्स से, तो बच्चे जो परेशान करते हैं ना 2 इयर्स 3 इयर्स वाले, वो परेशान नहीं करेंगे फिर आपको। हाँ बिल्कुल, दे आर गोइंग टू एंजॉय कि ओके आज मम्मा के साथ बैठेंगे और मम्मा के साथ आज चलो आज ए की क्लास है, आज ब सीखेंगे, आज क सीखेंगे। सो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, आपने देखे होंगे क्वेश्चंस आते हैं वो ए ब क ड दबा के, दे आर जस्ट बटन्स आर देयर ऑन द क्वेश्चंस, तो वो ऐसे आप प्रेस करोगे तो ए बोलेगा, ब बोलेगा, क बोलेगा। तो ये तो एक छोटा बच्चा, एक मैं कहूंगी 1+ ईयर भी कर सकता है, वो भी मामा पापा सीखता है। तो यू जस्ट ट्राई। आई हैव अ 1 ईयर चाइल्ड, मेरा 1 साल की बेटी है, मैं उसके साथ करती हूँ, तो शी इज ऑल्सो शी इज रिवर्टिंग बैक, वो मुझे रिवर्ट करती है बैक कि मम्मा म क आ बोलो, आई सेड आ, तो वो आ बोल रही थी नेक्स्ट डे से। तो इसमें है टीचर्स में ये चीज, आप कर सकते हो, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप भेजो, आप खुद सीखो ना, आप कराओ अपने बच्चों को, तो बच्चा परेशान भी नहीं करेगा। सो दैट्स द थिंग। आप अपनी क्लासेस में बच्चों को किस तरीके से समझाती हैं, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है बच्चों को बिल्कुल आज के समय में। अच्छा, बिल्कुल छोटा बच्चा हो तो और मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ों बिल्कुल, यू को आर तो कभी करेक्ट। समझाया जा सकता है इजीली। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मगर करेक्ट। तो आपका क्या स्टाइल है समझाने का? सी मेरा स्टाइल होता है मेनली छोटे बच्चों का, इसलिए मैं वर्क करती हूँ क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है, वो छोटा बच्चा ही है। कहते हैं ना कि फूल जब उगता है तो आप सीड डालोगे, फिर उसमें पानी डालोगे, फिर वो धीरे धीरे उगता है। अगर वो ही फाउंडेशन, क्या होता है स्कूल्स में बहुत प्रेशर होगा, जब आप 3 इयर्स का भी बच्चा भेजोगे, उसको ABCD भी कराओगे, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, ये सब चलता रहता है स्कूल में, राइट। अब उस पर आप छोटा सा सीड, जो सीडलिंग ऊपर उगा है, उस पर आप पानी डाले जा रहे हो, रोज डाले जा रहे हो, तो वो क्या होगा, वो बैठ जाएगा ना, राइट। तो वो चीज़ नहीं करना है। मेरी क्लासेस में क्या होती है, मैं टाइम देती हूँ बच्चों को, टेक योर टाइम। आई विल टेल माय पेरेंट कि आप पेशेंसली आपको बैठना है, आपको 6 मंथ 3 मंथ्स आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा बच्चे को, मैं पहले, बट आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक धीरज देना बहुत जरूरी होता है पेरेंट को, क्योंकि वो कहेगा कि मैं तो भेज रहा हूँ, मैं भेज भी रहा हूँ, मेरा पैसा भी लग रहा है, भी मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। सो पहले से ही पेरेंट को पता होगा कि मैम ने बोल रखा है कि 3 मंथ्स तो आप छोड़ दो बच्चे को मेरे पास, बस ऐसे ही, ठीक है। उस 3 मंथ्स का हो, बोलती मैं 3 मंथ्स हूँ, बट 1 मंथ में कुछ बच्चे तो 15 डेज में ही कमाल कर जाते हैं। तो पेशेंस इज नीडेड इन दिस फील्ड, और मेरा क्राइटेरिया होता है जो मेरे पास आएगा ना वो एक्सेल बन के जाए। मेरे लिए, मेरा बस यही एक रिदम है कि हर जो हमारा इंडिया का बच्चा है ना वो एक्सेलेंट होना चाहिए। वो कहीं भी खड़ा हो ना तो वो बोले मैं प्रज्ञा मैम से पढ़ा हुआ हूँ। सो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट मी ओनली कि मैं बस प्रज्ञा मैम के पास, नो, आई एम टेलिंग एवरीबडी, उनको सीखना चाहिए। जो मॉम्स नहीं सीख पा रही हैं आजकल, दे शुड टेक ट्रेनिंग फ्रॉम मी, वो लें ट्रेनिंग, सीखे, अपने बच्चों को कराएं, अपने आसपास भी करा सकती हैं वो। सो इट्स लाइक दैट, तो एक रिदम बन जाता है। तो मेरी क्लासेस में 101 का ही मेनली होता है, जो चीज़ फोकस होता है। और मेरे साथ ये है कि मैं प्रेशर नहीं देती बच्चों को, सीखो, आराम से सीखो, कुछ तो सीखोगे आप। 100 में से 20 तो लेके आओगे ना, फिर 30 लाओगे, फिर 50 लाओगे। हाँ, कुछ कुछ आप, वैसे एक चीज ये होती है कि अगर आपका टीचर स्मार्ट है ना, अगर आपका टीचर कॉन्फिडेंट है, स्मार्टली बैठा है आपके सामने, एक्टिवली कर रहा है सब कुछ, तो बच्चा अपने आप ही हो जाएगा। ये चीज आप देखना, फैक्ट देखना, आपके सामने कोई स्मार्ट बंदा होगा ना, आपको ऑलरेडी अच्छी वाइब लगेंगी कि अरे यार इसको ये सब कुछ आता है। और कोई बोंदू सा बैठा होगा तो आपको लगेगा यार इसको तो आता ही नहीं है, छोड़ो। तो दिस इज फैक्ट, एक्शन रिएक्शन होता है। तो आप खुद ही स्मार्ट बनो ना कि आपका बच्चा भी स्मार्ट हो जाए। तो मेरा यही मोटिव है, मेरा सारा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए बस। मुझे, आई एम नॉट अ मनी मेकर। सी आई वॉज ऑल्सो हैविंग अ गुड सैलरी पैकेज, मेरा बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था, बट मैंने छोड़ी ये चीज़ इसीलिए थी कि बच्चों का अच्छा होना चाहिए, मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा बनाते जाओ, नो। चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चे को आए और वो एक एक्सीलेंट पर्सन बन के निकले वहां से। दैट्स द थिंग, दैट्स द मेन फोकस। आपका फोकस ये रहता है कि बच्चे के रूट स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनका अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल, शायद बच्चा अच्छा कर जाए। हाँ जी हाँ जी, और बिल्कुल अच्छा करेगा ही। जब फाउंडेशन, जब उसको पता होगा कि क्लास में कल बैट आना है, ठीक है, उसको पहले से ही बैट आता है। अगर आप
आपकी क्लास में कल टेस्ट है, ठीक है, आपका 10 का टेबल का टेस्ट है, मैंने आपको 10 का टेबल 1 वीक पहले ही करा दिया, तो आप 1 वीक क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप तो कहोगे करा हुआ है, मैं तो, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, मुझे तो 20 का आता है, उसका क्यों नहीं हो रहा टेस्ट? सो यू विल बी लाइक दिस। रिलैक्सिंग मोड में बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, तो ये चीज ही है, मुझे पहले से ही चीजें कराने का बच्चों को रहता है, क्योंकि करिकुलम स्कूल्स में पहले ही आ जाता है, 31st हमारे नेक्स्ट मंथ का करिकुलम आ जाता है, तो आई यूजुअली मेक द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट उस बच्चे का, फिर हम उस हिसाब से उनके साथ काम करते हैं। फिर वो तो हर टीचर ही करती है, प्लानर बनाती है, आज मैं ये कराऊंगी वो कराऊंगी, वो प्लानर चेंज भी होता रहता है, बट ट्राई करना चाहिए जो चीज आ रही है वो आप एट एंड ऑफ द मंथ नहीं आपका कंप्लीशन हो रहा हो, वो 15 डेज बिफोर हो रहा हो। सो दैट्स द मेन फोकस। कई बच्चे होते हैं वो नहीं भी कर पाते हैं, तो उनके साथ हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा ज़्यादा जल्दी कर सकें वो चीज़, बट मेरा टारगेट यही होता है कि 15-20 डेज में वही ख़त्म करना है। हमारा 1 वीक जो होता है वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। राइट। जो मेंटर्स होते हैं वो 15 दिन पहले चलते हैं। बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल स्कूल क्लासेस में जो बिल्कुल। बच्चे आते हैं वो हाँ 15 जी, दिन पहले वो जो टीचर होता है बिल्कुल वो पहले बिल्कुल, पहले से ही मेन रोल ही यही है कि जो स्कूल में चल रहा है वो हमें पहले कराना है। राइट। ठीक वही है, पर्पस है आफ्टर स्कूल क्लासेस। बिल्कुल स्मार्ट बनाया ना बच्चा, बिल्कुल। आई वुड से स्कूल, these दिस are इज द बेस्ट क्लास आई थिंक। स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस, यस यू कैन से ठीक है, स्मार्ट right. क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। छोटे बच्चों के चैलेंजेस क्या होते हैं? छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, छोटा बच्चा ही एक चैलेंज है। यू कैन सी कि बच्चे क्या होते हैं, दे आर यूज टू टेयर पेजेस, फाड़ेंगे, वो बैठेंगे नहीं आराम से, ठीक है, ऐसे मूव करना, इधर जाना, लेट जाना, नहीं मैम मेरे ये सर दर्द हो रहा है, ये वो, तो दे आर लाइक दैट। ठीक है, तो उनके साथ डील करना इज द बिगेस्ट टास्क, बट आई लव दैट। मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो मेरे लिए वो सरदर्द नहीं है। मेरे लिए अगर वो वैसा बच्चा आ गया ना, तो मेरे लिए एक टास्क होगा कि अरे आ गया नया बच्चा, चलो लेट्स वर्क दैट। तो सीधे हैं एक बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखो, टीचर, आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मेरे से, एक अच्छा टीचर कौन है, एक अच्छा मेंटोर कौन है? मेंटोर और टीचर वो अच्छा है ना जो उसको उस पे ग्रिलिंग करे उस बच्चे पे। सारे बच्चे सेम होते हैं, सीधा बच्चा होगा वो उसको ये बोल देंगे ये करना है बेटा, ये करना है, वो कर लेंगे, बट जो ग्रिल करेगा आपको, जो परेशान करेगा, जो बैठेगा ही नहीं सीट पे, बात तो उसके साथ आती है ना, वर्कआउट तो हमें उसके साथ करना है ना। के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। बिल्कुल, तो मुझे वो चीज करने में बहुत मजा आता है, एंड आई एम लव दैट कि मुझे उस बच्चे को सीधा करना है, बस कैसे भी करके सीधे सारे बच्चे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टैंट्रम्स करते हैं बच्चे, बट हमें उसको कैसे डील करना है, और हमेशा प्यार से बच्चों के साथ डील करना चाहिए, लाउड टोन नहीं यूज करना चाहिए। ट्राई करो आप उनके फ्रेंड बनो, ट्राई करो कि अगर उसको कोई चीज नहीं आती है, हम कभी कभार क्या करते हैं, हम खुद ही बच्चों को गलत वे में क्या क्या करते हैं, हम पेरेंट्स टीचर जब मीटिंग होती है, हम आप मैं बैठे हैं, ठीक है, कोई भी गेस्ट आ रहा है घर में, तो हम उनके सामने की ये तो ये भी नहीं करता, ये तो वो भी नहीं करता, ये होता है, ये आप देखते होगे चीज। हम नॉर्मली अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से कि मेरा आपके तो पता नहीं कैसे संभाल लिए, हाउ व्हाट काइंड ऑफ किड्स आर दीस, तो बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो उनके सामने कॉन्वर्जेशन शुड बी पॉजिटिव, मुझे ऐसा फील होता है। हम खुद ही नेगेटिव जब थॉट्स बोलेंगे बच्चे के सामने, तो वो तो कहेगा अरे मैं तो हूं ही ऐसा, तो उसका जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत डिस्टर्ब होती है उसके कारण, ये चीज फैक्ट है। तभी आप ट्राई करो कि बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट टेल देम कि बेटा आप ठीक है, आपको ये चीज नहीं आ रही है, इसको हम असाइड करते हैं, लेट्स डू दैट पार्ट, वो करते हैं, इस पे हम वर्क करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें एक्सीलेंट बनना है ना, हमें फर्स्ट आना है ना, सो वी विल वर्क दैट, बट हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो इस तरीके की अप्रोच आप हर बार लाओगे, देखो उस ये भी मैं कहूंगी दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, ये पेरेंट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी आजकल के बच्चे स्टबर्न बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिगाड़ रखा है, पेरेंट्स ने बिगाड़ रखा है, दैट इज फैक्ट, यस यू आर करेक्ट, बट वो पेशेंस लेवल पेरेंट्स को लाना चाहिए, वो मैं समझाती हूँ चीज, क्योंकि जितना आप आराम से धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे चिल्लाना भागना फिरना, आप उनको सॉफ्ट टोन में बात करोगे ना, 1 वीक में ही आपको उनका दिखने लगी जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, हाँ ये भी धीरे धीरे बात कर रहा है, मैं धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में भी मैं बहुत धीरे बात करना, अगर बच्चा लाउड बात कर रहा है तो मैं कहती हूँ मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे हो आप, आई एम लाइक दैट, आप ऐसे बोलो धीरे, तभी मुझे मैम को तभी सुनेगा, व्हेन यू विल बी लाइक दिस इन दिस टोन, तो बच्चे फिर धीरे धीरे बात करते हैं। सो आप पेरेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए, आप स्लो डाउन स्लो टोन में बात करो, अच्छे से पॉजिटिव बातें करो उन बच्चों के सामने,
आप पॉजिटिव बातें करोगे तो डेफिनेटली उनका रिस्पॉन्स आप खुद देखोगे कि वो आपको खुद, पेरेंट्स मुझसे खुद कहते हैं कि मैम हमने ये चीज़ अप्लाई करी एंड वाओ इट्स रियली शी इज़ वर्किंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से बात कर रही है। तो ये केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं ये। और अगर आप ये प्रैक्टिकली यूज़ करोगे, बिकॉज मैम इज़ यूजिंग एट माई प्लेस, मैं अपनी प्लेस पे कर रही हूँ, टीचर अपनी प्लेस पे कर रहा है, बट जो मेजोरिटी वाला टाइम है वो तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ कर रहा है ना, राइट। तो तभी पेरेंट को समझाते हैं कि आप ट्राई करो उससे जो टॉक्स, जो इस तरीके की नेगेटिव टॉक्स है, वो इन्वायरमेंट उसके सामने मत लाओ। आपको बात भी करना है ना कि ऐसा नहीं करता वैसे करता, आप दूसरे रूम में जाओ, बाहर चले जाओ, तब थॉट्स ऐसे डालो, तो वो थॉट्स उसकी प्रोसेस जो उसकी बच्चे की होती है वो पॉजिटिव ही रहेगी। सो दैट्स द थिंग। प्रज्ञा जी, आपने कभी बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया है और कैसे? सेल्फ स्टडी के लिए डेफिनेटली मैं मोटिवेट करती हूँ बच्चों को, जब बच्चों की रीडिंग परफेक्ट हो जाती है, जब बच्चों को डायग्राफ्स, जब बच्चों को फोनिक्स, जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं हमारी, वो बच्चों को आ जाती है, तब सेल्फ स्टडी वो बच्चे खुद ही करते हैं, वो खुद ही पढ़ते हैं। फिर जब बच्चा आता है कुछ टाइम के लिए, जब मेरे पास आता है, तब उसका जो चीज़ दे आर नॉट एबल टू रीड वेल, सो उसमें मैं एक बार हेल्पिंग हैंड होती हूँ, डेफिनेटली मैं एक बार रीड आउट करती हूँ, बट जो प्रैक्टिकली करना है वो बच्चा ही करता है। उसमें जो राइटिंग करनी है, उसमें जो रीडिंग करती है, सेकेंड गो में, थर्ड गो में दे यूज टू डू, क्योंकि तभी फायदा है ना करवाने का। जब ये तो नहीं कि मैंने कराया अब जाओ फिर आ जाओ, फिर मैंने करा दिया फिर जाओ, तो ऑलवेज हर क्लास में सेल्फ स्टडी तो होती ही है और दैट इज नीडेड। वो एक हैबिट बनेगी ना बच्चे की। अभी छोटा बच्चा है, अभी केजी का बच्चा है, ठीक है मैं आज करा लूंगी, कल करा लूंगी, मैं करूंगी फिर, लेकिन हमें इसे प्रिपेयर करना है ना, जब वो फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा तो वो आप खुद को करना है आपको, जब ये तो चीजें मैम पहले ही करा चुकी है, तो यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए डे 1 से सेल्फ स्टडी का मोड तो होता ही है, एंड दैट इज नीडेड। मैं तो कहूँगी सबको करनी चाहिए सेल्फ स्टडी, क्योंकि हम करेंगे नहीं तो बच्चे को लगता है वो तो मैम के सहारे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट एट ऑल। बड़े बच्चे जो होते हैं, कुछ उनको लर्निंग मटेरियल दे दिया जाए या याद करने के लिए दे दिया जाए, तो या तो वो रट लेंगे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझते हैं। तो आप कैसे उनको डिफाइन करते हैं कि बच्चे ने रटा है या बच्चा समझ रहा है? क्योंकि आपका फोकस होगा, आई एम श्योर, कि बच्चा समझे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटाफिकेशन तो हर कोई कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे उसको तय करते हैं कि बच्चा समझ भी रहा है कि बच्चा रट रहा है? समझ रहा है और रट रहा है वो वैसे ही बहुत इजी होता है मेरे लिए। क्यों इजी होता है? क्योंकि टीचर ही वही है जो जिसको पता हो अपने बच्चे के बारे में कि नहीं ये तो इसकी इधर उधर आंखें जा रही है, नो इसको नहीं आ रहा। बट ट्राई करना चाहिए कि हमेशा जो चीज़ हमें पता है हमें क्लियर करना है कि इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ट्राई करो, आप उसकी डिक्टेशन ले लो, आप उसको कॉम्प्रिहेंशन का एक पिक्चर दे दो, जस्ट कॉम्प्रिहेंड दिस पिक्चर, राइट इन योर ओन वर्ड्स। वो अपने वर्ड्स में लिखेगा, वो लिख लिया तो पता लग गया भाई, कुछ भी टूटा फूटा कुछ तो लिखेगा। आपको भी रियलाइजेशन होगी कि आपने क्या सिखाया बच्चे को, बिकॉज यू ऑल्सो वेस्ट। आपको लगेगा मेरा टाइम तो वेस्ट और उसका बच्चे का भी टाइम वेस्ट, मैंने सिखाया ही क्या है। मुझे खुद वो रिग्रेट हो जाएगा कि इस बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसका तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो वो ट्राई करना चाहिए कि ऑलवेज राइटिंग इज द मेन थिंग। क्योंकि क्या होता है आजकल सब रीडिंग के पीछे भाग रहे हैं। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बोलना स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, बट राइटिंग कहाँ गई? राइटिंग आप देखो बच्चों के बुरे हाल है, राइटिंग का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सीरियसली। अगर आप कोई चीज कॉम्प्रीहेंड बोलो बच्चों को करने के लिए, ठीक है, अब वो बोल तो बहुत अच्छा स्पीक कर लेंगे, ठीक है, वो आपको स्टोरी भी पूरी इंग्लिश में बहुत अच्छी वोकैबुलरी के साथ बता देंगे, बट जब आप बोलोगे ना कि राइटिंग करो तो उनके साइट वर्ड्स में इतनी मिस्टेक्स दिखेगी ना आपको, आप दंग हो जाओगे उसके सर्कल्स देखने में। राइट, तो वो बिल्कुल, तो डे 1 से ट्राई करना चाहिए, राइटिंग इज द मेन फोकस। जो आप सिखा रहे हो वो लिखाओ भी, नहीं लिखाओगे तो एक तो उसकी हैबिट हो जाएगी, तो वो तो पढ़ के बस चला गया, लिखेगा नहीं तो भाई उसके हाथ भी तो हिलाने जरूरी हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली एग्जाम उसने देना है और एग्जाम में बिना लिखे तो मार्क्स आएंगे नहीं। टाइमर लगाना चाहिए, आई यूज्ड टू पुट टाइमर, तुम्हें 15 मिनट्स में ये चीज करनी है, नहीं करोगे सो और ज्यादा काम मिलेगा, फिर करो, फिर 30 मिनट्स का काम करो, 15 मिनट्स का तुम्हें कम वो लग रहा है तो। सो ऑलवेज एक डर भी बिठाना चाहिए बच्चों में। ऐसा नहीं है कि प्यार प्यार की भाषा भी, एक डर भी बिठाना चाहिए बच्चों को कि नहीं। क्योंकि क्या होता है आजकल स्कूलिंग में क्या हो रहा है कि ग्रेड 1 तक तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ग्रेड 2 में जैसा आपने बोला कि बच्चों को रट रहा है या फिर बच्चों को आ रहा है कि क्लैरिटी है, वो रट के ही लिख रहा है, वैसे ही ग्रेड 2 में क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं स्कूल्स में। तो वो फिर बच्चे के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अरे अब मैं क्या लिखूंगा इसका। तो उसका तो प्रिपरेशन पहले से हमें ग्रेड 1 में ही कराना है। तो
वो ट्राई करना चाहिए मैं राइटिंग पर्पस से ही, कि आप कॉम्प्रिहेंशन दो। अब ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस ड्राफ्ट करो, पेरेंट्स कैन डू एट होम। एक छोटा कॉम्प्रिहेंशन लो, उसमें व्हाट इज दिस, व्हाट इज, जो भी आप क्वेश्चन उसके छोटे छोटे ड्राफ्ट करिए, और फिर उसको बच्चे को बोलिए जस्ट फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। तो बच्चे ढूंढते हैं आंसर, और वो बहुत इंजॉय करते हैं। वन वर्ड बोलो पहले, आप पहले वन वर्ड्स, ताकि उनको ये भी ना लगे कि मुझे लिखवा दिए इतना सारा, उनके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। सो टेल देम टू राइट शॉर्ट आंसर्स, फिर धीरे धीरे आप उनकी अप्रोच बढ़ाओ और फिर उसको बड़े आंसर्स में डेवलप करो। सो ऐसे हर बच्चे की उनकी ज़रूरत को कैसे समझती हैं? क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, डिमांड्स अलग होती है, हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। सबके स्टडी स्टाइल डिफरेंट होते हैं, सब बच्चों को समझना मुश्किल होता है। तो आप कैसे समझते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स? मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि बच्चा, हर बच्चा, जो भी बच्चा है, यू आर करेक्ट, यू आर वेरी मच करेक्ट कि सारे स्कूल्स के करिकुलम इज डिफर। ठीक है, हर बच्चा डिफरेंट है। कोई कोई थोड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे सीखेगा, किसी को बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, राइट। तो वो प्लानर पहले मेंटेन होता है हर एक बच्चे का। तो वो चीज़ उसकी नीड्स के हिसाब से चलता है कि उसने मुझे अपना, उसके पेरेंट ने मुझे असाइनमेंट दिया, मैम ये इस मंथ का असाइनमेंट है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल उनकी बुक्स होती हैं और चीज़ें। तो आई यूज टू, यू नो, आई यूज टू सिट इन नाइट ऑल्सो, कि मैं रात में बैठ के बच्चों का वर्क बना रही हूँ। सो इट्स एन इंडिविजुअल थिंग, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये बनाया और ये इसको भी पढ़ा दिया, उसको भी पढ़ा दिया। ऐसा होता है, आप देख रहे हो बहुत क्लासेस में होता है। दे डोंट वांट टू यूज देयर माइंड, बट जितना इसको यूज करोगे ना आप माइंड को, उतने ही आप अच्छे टीचर बन पाओगे, उतना आप रोज सीखोगे नई चीजें। तो हर बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा हर बच्चे का अलग करिकुलम होता है, जो सेट होता है बाय मी, और पर्सनली मैं सेट करती हूँ उनका, उनके हिसाब से। कई कई क्या होते हैं, कई कई पेरेंट्स जो हैं वो जैसे मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, दूर रहते हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर, तो उनके लिए मैं डेवलप करती हूँ, बिकॉज उनको क्या होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है लाने में बच्चों को। सो उनके लिए जो प्रोग्राम होता है वो कहते हैं मैम 2 मंथ्स का बना दो, 3 मंथ्स का बना दो, बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स आ रहे होते हैं। तो आई यूज टू मेक अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, जैसे जैसे उनका लगता है। लेकिन दैट इज डिपेंड ऑन द किड ऑल्सो, पेरेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, बच्चे के हिसाब से चलेगा। क्योंकि बच्चे का तो मेंटल लेवल देखना पड़ेगा ना, उसको कब आ रहा है। जब उसको मुझे लगता है हाँ ही इज परफेक्ट इन दिस, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे अहेड जाती हूँ। उससे पहले स्टेप पीछे आगे बढ़ाना ये मेरी पॉलिसी नहीं है। दिस इज नॉट। कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे लगे रहेंगे। आपने कुछ बोल दिया, 5 मिनट बाद रिवर्ट करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं, आप उनको कैसे टैकल करते हैं? स्लो लर्नर इज नॉट अ गुड वर्ड, आई कैन से। स्लो लर्नर कोई बच्चा नहीं होता, ओके। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। You know, research says from the age of 2 to 7 years, the most intelligent person in the world, ये आपको पता है चीज, 2 से 7 साल की बच्चे की एज होती है ना, सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमंस है हमारे प्लेनेट पे। अच्छा। हाँ, दिस इज रिसर्च, आप गूगल कर लो। सो बच्चे स्लो लर्नर्स नहीं होते। द अप्रोच आई कैन से ऑफ टीचर्स की वो स्लो होती है, कुछ फास्ट होती है। बट हाँ, यू आर करेक्ट कि कभी कभी कुछ कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लमेटिक किड्स होते हैं। आई विल नॉट से प्रॉब्लमेटिक, बट हाँ उन बच्चों को थोड़ी देरी से आ रहा होता है और बच्चों के अकॉर्डिंग। तो उनके साथ जो होता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा लोड ज़्यादा डालती हूँ स्टडीज़ का। ठीक है, उनको वर्कलोड ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड के लिए तैयार करूँगी तब वो थोड़ा सा करेंगे ना। तो उस तरीके का उनका होता है। बाकी बच्चों का तो जो गो होता है, ट्राई पहले मैं वही कहती हूँ जो और बच्चों का है, बिकॉज हमें उन्हीं पेस पे लाना है ना उन बच्चों को। हमें ऐसा नहीं फील आउट कराना कि आपको नहीं आ रहा, आप स्लो हो, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। वो उसको फिर वो वैसे ही लो कॉन्फिडेंस होगा। वो और क्लास में बैठा होगा ना, इसको तो आता है, उसको तो आता है, मुझे ही नहीं आता। तो वो वैसे ही मेंटली वो इतना सोचता रहेगा। यू सीन सो मेनी केसेस आर गोइंग ऑन, बच्चों की कितनी मेंटली अंदर चीजें चलती रहती हैं जो बहुत खराब करती हैं उनके लिए। प्रज्ञा जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। अ, वो अ, वो बोल नहीं पाते हैं क्लास में खड़े होकर, या आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो उनके लो कॉन्फिडेंस को आप कैसे हैंडल करती हैं और उनको कैसे मोटिवेट करती हैं, सो दैट कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल अप हो जाए? लो कॉन्फिडेंस जो बच्चे होते हैं उनके साथ इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि वो चुप रहते हैं। राइट। चुप क्यों रहते हैं? आपको क्या लगता है क्यों चुप रहते हैं वो?
वो बहुत सोचते होंगे। हाँ, बिल्कुल। वो सोचते भी हैं और वो क्या सोचते हैं कि मुझे नहीं आता, इसलिए उनका लो कॉन्फिडेंस होता है। अब आप ये देखो ना, अगर बच्चे को आता होगा तो वो तो बोलते ही चले जाएगा ना, वो तो अपना दिखाएगा ना कि मुझे तो सब आता है, आई एम द स्मार्टेस्ट किड। तो वो लो कॉन्फिडेंस बच्चों के साथ वर्कआउट कैसे करना चाहिए, जो चीज उन्हें आती है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि जब वो आएंगे तभी उसका लो कॉन्फिडेंस होगा ना। जब वो सीख जाएंगे यहाँ पे, तब तो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, एट पार होगा। तो वो चीज होती है बच्चों पे, पहले जो चीज उन्हें आ रही होती है, जस्ट स्टार्ट आस्किंग देम। पेरेंट्स को भी ये चीज की ये बताओ वो बताओ जो उनको आ रहा है, तो उनका कंफर्ट जोन तो वहीं पे आ गया ना, कि हाँ ये तो मुझे आता है, फिर वो बड़ी हाँ ये होता है ये इसका आंसर। तो उनके, आप खुद उनके चेहरे पे एक स्माइल देखोगे कि आपने उनको आते हुए क्वेश्चन को भी पूछा है, बट वो एक स्माइल होती है बच्चों पे। तो वो कॉन्फिडेंस पहले उनको उनके अंदर जगाओ आप, फिर धीरे धीरे चीजें उनको सिखाओगे तो डेफिनेटली वो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होता है। उनको स्टार्ट करो कि आप उनको मेनली बोलो कि आप ज्यादा बोलो, जितना ज्यादा बच्चा बात करेगा उतना ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। ट्राई करो, अगर और किड्स जा रहे हो तो उनके सामने उसको खड़े कर दो, ओके जस्ट टेल 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 अबाउट योरसेल्फ, उनको बताओ अपने बारे में। तो बच्चा फिर कॉन्फिडेंटली क्या होता है, वो बताता जाएगा, वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े बोलेगा, फिर उससे रोज वो एक्टिविटी कराओगे खड़े होने के लिए, स्पीकअप एक्टिविटी कराओगे आप, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, उसके लिए तो फिर नॉर्मल होगा। अरे, और ट्राई, टीचर को भी एक चीज ये ट्राई करना चाहिए कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के स्कूल में होता है शो एंड टेल एक्टिविटी, सुना होगा आपने। एक कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं, वो बच्चे अपने हाथ में ले रखा होता है, कोई भी एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल हो गया, दे नीड टू स्पीक फ्यू लाइंस। वो क्यों होती है, वो कॉन्फिडेंस के लिए होती है। तो वो पेरेंट को भी अपने घर पे भी करना चाहिए। कोई भी चीज उठा के, उनका फेवरेट टॉय दे दो कि आप उठा के आप उसके बारे में बोलो कि ये पिंक है या इसका ये कलर है, ये तो आपको क्यों अच्छा लगता है। अगर वो बच्चा, अगर ये बोलोगे ना इंग्लिश में बोलो, तो वो सबसे पहले हेजिटेट करेगा, बिकॉज इंग्लिश की वोकैबुलरी इज द मेन इशू विद एवरी किड। तो बच्चे को बोलो आप हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्पीक इन हिंदी। वो हिंदी में बोलेगा ना, तो कुछ टाइम में हिंदी बोल बोल के वो इतना, पहले उसकी हिंदी स्ट्रांग करो ना। हिंदी से बचना क्यों है, ये तो हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज है। तो पहले आप उसको हिंदी में स्ट्रांग करो, इतना बोलना सिखा दो कि बस वो चुप ना हो बच्चा, और फिर वो इंग्लिश जैसे उसका, फिर उसका माइंड भी ना ज्यादा अच्छे से चलने लग जाता है, डेवलप हो जाए। हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हम भी, हमारा क्या स्केड्यूल होता है, हमारे पूरे दिन का हम क्या करते हैं, वी यूज टू वर्क, हम कुछ ना कुछ, हमारा 9 to 6 जो वर्किंग है वो 9 to 6 करते हैं, ठीक है। कई लोगों का आप लाइक नाइट का वर्क होता है, तो उनका माइंड चलता रहता है ना उस टाइम पे। तो जितना ज्यादा चलता, ऑफिस क्यों होता है, आप रोज जाओगे तभी आपका माइंड वर्क होगा ना। ऐसे थोड़ी होता है आप स्टे ऑन कर दोगे फिर कल जाना है आज जाना है। तो हर ह्यूमंस का, हर बच्चों का भी आपको एक डालना पड़ता है कि आप उनको ब्रशन अप करते जाओ, आपको करनी है ये एक्टिविटी, आपको बोलना है 5 मिनट, कुछ भी बोलो आप। तो पहले उनका आप घर से स्टार्ट करो, उनको हिंदी में स्टार्टअप बोलो कि आप बोलो बेटा बोलो, स्पीकअप करोगे जितना ज्यादा तभी आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा। फिर आप क्या करो, आप घर में आपके आपके उनके आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं, उनके फ्रेंड्स को बुलाओ घर में, उनके सामने बुलवाओ, तो तब भी उसका बूस्टअप होगा। सिर्फ पेरेंट के सामने तो बच्चा बोलेगा ही, पर जब कोई तीसरा बंदा आता है ना, उसके सामने अगर बच्चा बोलेगा तभी उसका बूस्ट, तभी तो वो क्लासेस, ऐसी क्लासेस होती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस को डेवलप हो, क्योंकि वो तो थर्ड पर्सन है, हम तो उसको जानते ही नहीं हो। जब उसके सामने आप बोलोगे तभी तो आप कहोगे ना ये कॉन्फिडेंट बंदा है, इसको डर ही नहीं लगता है बच्चे की, हमें वो दूर करनी है। बिल्कुल, बड़े लोगों में होती है बहुत। बड़े लोग स्पीकअप ही नहीं कर पाते, उनको पता नहीं किस चीज का डर लगता है, वो तीसरे बंदे को देखते तो डर जाते हैं। तो आई एम नॉट कमेंटिंग, सो सॉरी अगर किसी को वो लग रहा है, दिस इज नॉट अ, बट ये चीज है, फैक्ट है, मैंने देखा है ये चीज। लेकिन हमेशा हमने ट्राई करना चाहिए कि अपने बच्चे को स्मार्ट, और बच्चों को स्मार्ट बनाओ, मैं तो कहूंगी बनाना चाहिए। कोई बच्चा स्लो नहीं होता, कोई बच्चे में लो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम खुद बनाते हैं, हम उनको डिमोटिवेट कर करके बनाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। प्रज्ञा जी, एक बात बताइए, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में आपकी भूमिका क्या रहती है, एज अ काउंसलर की, एज अ टीचर की, एज अ मेंटर की? बच्चों और पेरेंट के बीच में मैं कहूंगी मैं एक ब्रिज हूँ, जहाँ पे पेरेंट ये है और बच्चा ये है, और मैं यहाँ पे बीच में अटक जाती हूँ, राइट। तो मुझे उस ब्रिज को क्या करना है, मुझे उस ब्रिज को पास लेके आना है, राइट। पेरेंट की तरफ से कैसे पास लेके आना है कि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, कि मैं जो बच्चे की, आपके एकेडमिक्स है, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है वो है, तो मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं उनको कम्युनिकेट कर रही हूँ कि आपका बच्चा ये ऐसे ऐसे इसको है, तो लेट्स वर्क ऑन दिस, कि बिल्कुल खराब नहीं है, हाँ उसको आता है ऐसा कुछ नहीं है,
बट हम इस पे वर्क करेंगे। और एक बच्चे की साइड से क्या होता है, बच्चे की भी चीजें होती है ना जो वो पेरेंट्स को नहीं बोल पाता है, तो वो साइड मुझे देखनी पड़ती है कि बच्चा कहाँ एक लेफ्ट आउट वो रह जाता है, जहाँ पे मुझे बच्चे को नहीं बताना है, ठीक है, बट बच्चे का समझना है और फिर पेरेंट को कम्युनिकेट करना है। और बच्चे की साइड भी जो चीजें कई बार अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि मम्मा मुझे ये इशू है, राइट, तो आई कैन से आई एम अ ब्रिज बिटवीन देम, और उस ब्रिज को बीच में लाऊंगी, तभी एक बच्चा एक एक्सीलेंट होगा, एक अच्छा कुछ एक्सीलेंट कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो दैट इज द मोटिव ऑफ माई। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चे को तो समझा रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स को भी काउंसल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स को भी बताना है कि बच्चे का पैरामीटर क्या है, बच्चा किस लेवल पे है, बच्चे की स्टडी। देखो आपके पास, आप वो पेरेंट मेरे पास अपना बच्चा दे दिया है उसने, ठीक है, एक विश्वास के साथ ही दिया है, उसने छोड़ दिया है कि मैम करवाएंगे, ठीक है, वो विश्वास मुझे तोड़ना नहीं है, दैट्स द मेन फोकस, राइट। और वो पैसे दे रहे हैं मुझे, तो मुझे उनका पैसे थोड़ा वेस्ट करना है। तो मेन यही चीज होती है कि वही पेरेंट के विश्वास से छोड़ के जा रहा है, और बच्चे का भी विश्वास होता है कि उसको वो टीचर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट को ही अच्छा, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं ये स्ट्रिक्ट टीचर है, इसी के पास करवाऊंगा मैं तो अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ आ जाएगा, ठीक है, बट बच्चे की साइड कोई सोचता है कि वो बच्चा उस पे टीचर को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अभी तो वो डिसीजन मेकर नहीं है ना, डिसीजन लेकर नहीं है, करेक्ट, बट उसको क्या होता है, बच्चा कभी कभी डर डर के भी टीचर्स के पास जाता है ना, कई टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा उनमें डर बैठता है, वो कुछ अपने आप को ओपन अप। तो मेन मोटिव क्या होता है, मैं आई एम वेरी कूल विद माई किड्स, मैं अपने जो मेरे पास बच्चे होते हैं मैं बहुत कूल हूँ उनके साथ, तो वो कूल बिहेवियर इज नीडेड विद किड्स ऑल्सो। किड्स का भी तो सुनो ना, ठीक है, यू आर करेक्ट कि डिसीजन मेकर वो नहीं होते हैं, वो पेरेंट ही एक गुड डिसीजन मेकर है कि हाँ ये टीचर करता है, बट वो डर डर में बच्चा कभी कभी अपनी कम्युनिकेशन एक टीचर को साथ बॉन्ड नहीं बिठा पाता है, तो वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करें, जब तक बच्चे को कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, कॉन्फिडेंस भी लो होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं दे पाएगा। तो आप अपनी क्लासेस में बच्चे को कंसेप्ट की क्लैरिटी कैसे देते हैं? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मेन थिंग ही है मेरी क्लासेस में, क्योंकि जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो वो कुछ भी लिख रहा है ना, उसको तो आपने बोला रटता है बच्चा, तो वो रटा हुआ ही लिख रहा है, उसको ये टॉपिक दिया है, उसने बुक में से रटा, उसने लिख दिया सब कुछ, बट मुझे कैसे पता लगेगा कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी तब आती है जब आप बुक बंद कर दो, ठीक है, बच्चे को बोलो कि अब मुझे बताओ मैम ने क्या सिखाया आपको, अब उसका टेस्ट होता है वो, ठीक है, तो वो बताएगा कि मैम ये वो अटकेगा भी, कहीं ना कहीं उसको डर भी लगेगा कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्या बोलूं, बट उससे उसकी क्लैरिटी पता लगती है कि उसने क्या सीखा। तो मेरा ये मेन फंडा होता है कि बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए उसके स्कूल। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने सिखाया है कि मुझे बताओ बेटा मैंने क्या सिखाया आपको, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करी, आप मुझे वो दिखाओ, या मैंने आपको क्या इंग्लिश में सिखाया या कुछ नहीं, स्कूल करिकुलम मेनली, ठीक है, स्कूल करिकुलम में जो भी कंसेप्ट्स है कि चलो लेट्स डू अ रैंडम टेस्ट, आज ये जो बच्चे को मैंने 1 वीक पहले कराया, लेट्स टेक अ रैंडम टेस्ट। कोई कोई बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि मैम क्या कर रहे हो ये मत करो, तो वो चीज लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या हो रहा है स्कूल्स में, क्या हो रहा है, सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं बिल्कुल, स्कूल में भी तो ये, स्कूल में क्या नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ स्कूल में हो क्या रहा है आजकल, स्कूल में क्या हो रहा है, चैप्टर 1 हो रहा है, ठीक है, हो गया चैप्टर 1, टेस्ट हो गया, खत्म, ठीक है, जब चैप्टर 3 पे आ जाओगे ना और चैप्टर 1 का कोई पूछेगा आपको आ रहा होगा याद, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो उस पे मेरा जो, मैं यही चीज आपको शुरू से बोल रही हूँ कि बेस क्या होता है, हम वोकैबुलरी में कहाँ रॉन्ग होते हैं, हमें नहीं पता कि इज कहाँ आ रहा है, आर कहाँ लगा रहे हैं, एम कहाँ लगा रहे हैं, तो ये सब बच्चे को आना चाहिए, उसको वोकैबुलरी के सेंटेंस ड्राफ्ट करने आने चाहिए, जब वो किसी के साथ बात करे ना तो इंग्लिश उसकी करेक्ट होनी चाहिए, इज नहीं बोलना चाहिए उसे। तो ये फोकस होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी वही होती है, उसकी ग्रामर स्ट्रांग है तो वो कॉन्फिडेंटली खड़े होके बोलेगा, उसको डर ही नहीं लगेगा, उसको पता होगा इट के साथ, तो चाहे कोई दूसरा बोल देगा कि बेटा इट के साथ इज आएगा, वो कहेगा हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करो ना बच्चे के साथ कि उसको कंफर्म पता हो कि देयर के साथ ये आना है, इसके साथ ये आना है, तो सेंटेंस ड्राफ्टिंग आनी चाहिए पहले बच्चे को कन्वर्सेशन में, और वही ड्राफ्टिंग अगर आ जाएगी तो लिख तो आराम से ही लेगा, पूरा पेज लिख जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सो दैट्स द मेन थिंग। टीचिंग मेथड की हम बात करते हैं, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, अपना मेथड होता है।
तो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आपने अपने टीचिंग मेथड्स में क्या चेंजेस लेके आए हैं? मेरे टीचिंग मेथड्स मैं कहूँगी मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई इस लाइन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मेरे भी पुराने वाले ख्यालात थे। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम ट्यूशन्स में जाते थे, राइट, पढ़ते थे, जितना आ रहा है ठीक है, लेजी होके आ जाते थे, हाँ हमने पढ़ लिया, वी आर लाइक कि हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ाई कर ली। लेकिन मुझे अब मैं सोचती हूँ पिछला कि हम सीखते कुछ नहीं थे वहां पे, हम सिर्फ जाते थे अपना बैग लेके, हमने टीचर्स के नोट लिखे और बस हम आ गए घर पे। हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रहता था क्योंकि कल हमारा टेस्ट है, हमने लिख दिया अच्छा टेस्ट, बट वो रिटेन, हमारी रिटेंशन नहीं होती थी। वो रिटेंशन होनी, वो वोकैबुलरी भी मैं कहूँगी कि 70 to 80% ऑफ पीपल अभी है यहाँ पे ऐसे लोग कि जिसमें जिनकी वोकैबुलरी अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। दे आर सिटिंग इन टू गुड प्लेसेस, बट अभी भी हम भी कभी कभी पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम भी पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे का कभी कभी वर्क मैं उसके साथ हेल्प करती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अरे ये इसके साथ आता है क्या। तो कहीं कहीं वोकैबुलरी में अभी भी घूम रहे हैं, सीख रहे हैं हम कुछ कुछ। तो मेथड्स मेरे भी बहुत चेंज, मेरे रोज बदलते हैं बच्चे के साथ। जो जो बच्चे आते हैं उनके साथ मेरे रोज मेथड्स चेंज होते हैं कि हाँ इसके साथ ये ट्राई करते हैं। बट मेन मोटिव यही होता है कि पेशेंस आप रखो बच्चों के साथ, और उसका वोकैबुलरी, उसकी जो सेंटेंस ड्राफ्टिंग है वो क्लियर रखो, टॉपिक क्लियर रखो। टॉपिक अच्छे से जब तक बच्चे को नहीं आ जाए आप आगे मत बढ़ो। हाँ ठीक है, स्कूल में प्रेशर होता है, कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं मुझसे कि मैम आप इसी पे अटके हो, यहाँ तो ये चल रहा है, क्या होगा, ये इतना थोड़ी स्लो चलता रहेगा। तो उस पार्ट में क्या होता है, वो जहाँ पे बच्चा अटक रहा है उसको फिर एक्स्ट्रा सेशंस में डाल के, या उसको थोड़ा थोड़ा उसका जो स्कूल में चल रहा है वो तो कराना ही कराना है, साइड बाय साइड वो पुराना भी रिवीजन कराना है। तो उस तरीके से वो मेथड उस बच्चे के साथ, तो हर बच्चे के साथ अलग अलग मेथड्स यूज होते ही, करेक्ट। टीचिंग मेथड्स तो डेवलप हो ही रहे हैं, वो रोज मैं सीखती हूँ, इट्स न्यू मेथड एवरी डे। सो यस, राइट। कंसंट्रेशन, आज के समय में बच्चों का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है। स्कूल में है तो रोम अराउंड कर रहा है, घर में है तब भी नहीं बैठ रहा है, कभी इधर कभी उधर। और अगर वो कोई कोचिंग ले रहा है या आफ्टर स्कूल कोचिंग में जा रहा है वो, तो वहाँ पर भी उसका इतना कंसंट्रेशन नहीं है जितना होना चाहिए, या मन लगा के नहीं पढ़ रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? ओके, सी कंसंट्रेशन किसी का नहीं होता, कंसंट्रेशन हमारा नहीं है। मैं आपको एक नॉवल दे दूं अभी, यू कांट सिट फॉर हाफ एन आवर, यू कांट। मैं भी लेके बैठती हूँ ना, जब बुक रीडिंग करती हूँ, मैं सोचती हूँ बुक रीडिंग करती हूँ चलो, सो आई कांट सिट फॉर हाफ एन आवर, आई कैन सी इट। मैं सोचती हूँ ये बुक मैं आज खत्म करके मानूंगी चाहे कुछ हो जाए। छोटे बच्चों की भी बुक्स होती है टू इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, ठीक है, तो वो बहुत छोटी छोटी बुक्स होती है, बट यू कांट सिट, आप नहीं बैठ सकते हो। तो आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत देर देर तक बैठ के नॉवल, मेट्रो में जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, यू हैव सीन देम, सम पीपल, राइट। जब आप वर्किंग आवर्स में आप खाली हो तब नाइट में खोल ली, या वर्किंग आवर्स में खाली हो तो आप बैठ के थोड़ी देर पढ़ रहे हो। तो वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए चीज होती है, टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। बट यू आर करेक्ट, आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन है ही नहीं। सबसे पहले तो आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस जो हैं बिल्कुल, वो मोबाइल है सबसे। स्क्रीन टाइम, यस स्क्रीन टाइम, करेक्ट करेक्ट, स्क्रीन टाइम। देन क्लासेस बच्चों की, आज क्रिकेट क्लास है, आज योगा क्लास है, आज ये क्लास है, आज वो क्लास है, आज स्विमिंग में जाना है। तो ठीक है, वो एक्टिविटीज आर ऑल्सो नीडेड, मैं ये नहीं कहूँगी वो चीज़ नहीं है, बट क्या होता है, उन उन क्लासेस के लिए भी एक एज होती है, ठीक है। हमें ट्राई करना चाहिए कि बहुत छोटे बच्चों को इतनी ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे मैं कहूँगी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो कैसे बूस्टअप, वो उसको कैसे कर पाएंगे अच्छे से, वर्कआउट कैसे कर पाएंगे उसमें, राइट। तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमें पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बच्चों की बुक रीडिंग की आदत डाल। हाफ एन आवर मैं नहीं कहूँगी, हाफ एन आवर इज़ अ वेरी बिग टाइम, 30 मिनट्स बहुत टाइम होता है। 15 मिनट्स की डालो, 15 मिनट्स बोलो, आप 15 मिनट्स 2 पेजेस पढ़ लो। हर रोज वो 15 मिनट्स करेगा ना, तो आपको इतनी सेटिस्फैक्शन लगेगी ना कि मेरा बच्चा 15 मिनट पढ़ रहा है, वो भी शांति से। वो 15 मिनट आपको घंटा दिखेगा। तो वो धीरे धीरे फिर 15 मिनट से आप उसकी डेवलप करो कि चलो 15 मिनट्स हम बच्चा पढ़ लिया है, तो कुछ कुछ एक्टिविटीज आप घर में भी डालो। आप सैंड दे दो, एक सैंड एक्टिविटी होती है, आप सैंड होती है वो डालो,
उसका पूरा ट्रे आता है, वो डाल के टेल देम कि आप बैठे हुए हो आराम से, और टेल देम कि वो फ्लोर पे बच्चा अपने मैट बिछाया, अपना सैंड वाला वो लेके बैठ गया, और टेल देम कुछ वर्ड्स बोले, ओके बच्चा जस्ट राइट बिकॉज, ओके जस्ट राइट देयर, जस्ट राइट दैट। वो इंजॉय करेगा, वो इतने आराम से लिखेगा ना, उसपे सैंड पे एक तो हाथ भी बहुत अच्छे से चलता है, सैंड पे वर्कआउट बहुत अच्छे से होता है, तो वो इतने अच्छे से लिखेगा ना, आपको लगेगा आपने वर्ड्स बोल दिए, आपने डिक्टेशन कर दी उसकी, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बैठ गया। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग मैं बताती हूँ पेरेंट्स को, तो उससे कंसंट्रेशन लेवल जब घर पे बढ़ेगा तभी तो 15-20 मिनट बाहर भी बैठेगा ना मुझे बच्चा। लगता है बच्चों में एक्साइटमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो वही ये सारी चीजें जो आप बिल्कुल। बता रहे हैं हम्म ये एक बच्चे को एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी, तो बिल्कुल। उस एक्साइटमेंट में बच्चा पढ़ेगा, हाँ बच्चा कॉन्सेंट्रेट भी हाँ, करेगा। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी क्लास में बच्चे को एक ब्रेक टाइम देती हूँ, मुझे लगता है ना अरे तो अब इसके ही स्टार्ट यॉर्निंग और उसकी आंखें ऐसी हो रही हैं, तो आई टेल देम ओके टेक अ ब्रेक। एक हॉपस्कॉच आता है, आपने सुना होगा हॉपस्कॉच, वो पहला दुग्गू हम खेलते थे पहले के टाइम पे, वो स्टेप्स टापू वाला, राइट। तो एक बच्चों का मैट आता है 1 2 3 4, वो बच्चे पिंग पोंग करके उसमें चलते हैं, तो वो यू यूज टू प्लेस देयर ऑन द फ्लोर, और बच्चों को 2 मिनट की एक्टिविटी उस पे भेज दो आप, कि उस पे आप अपने कूद कूद के 2 मिनट आ जाओ। तो उससे बच्चे का जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उसकी मेंटल ब्रेन जो नर्व्स कहते हैं, वो बच्चे की खुल जाती। कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज आप जितनी ज्यादा बच्चे को कराओगे, उससे बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा खुलेगा। तो वो छोटी सी एक्टिविटी कराओ आप, तो वो एक्टिविटी से बच्चा फिर और अच्छे से पढ़ता है। तो उसके में एक वो होता है, उसको मजा आता है कि हाँ मुझे अब ये एक्टिविटी करनी है, मेरी पढ़ाई है, मेरी ये एक्टिविटी, उसकी वो आदत हो जाएगी। तो आपको भी खुशी रहेगी, मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है और मेरा बच्चा खेल भी रहा है। सो दिस इज प्रज्ञा जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आफ्टर स्कूल क्लासेस का क्या रोल होने वाला है? मुझे लगता है आने वाले टाइम में आफ्टर स्कूल क्लासेस का बहुत बिग रोल होगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, 101 क्लासेस आपने देखी है, कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि बच्चों को अब उठ के बाहर नहीं जाना पड़ता। ट्यूशंस के लिए पहले हम जाते थे बाहर, बट अब वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा ट्यूटर मिल रहा है। ठीक है, 101 क्लास ले रहे हैं, तो बच्चों अब अपस्केलिंग ही हो रही है बच्चों की। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल क्लासेस इज नीडेड, और मैं तो कहूंगी डे 1 से अगर आप ग्रेड आपका बच्चा 2+ का है ना, तो उसको आप स्टार्ट कराओ, अगर यू आर एबल टू डू दैट। अगर नहीं कर सकते तो टेक योर ट्रेनिंग, आप ट्रेन कर अपने बच्चों को, ट्राई करो, पेरेंट ही ट्राई करे कि बच्चों को कराएं चीजें घर में। तो अगर 2 साल से पढ़ाओगे ना, तो वही वाली बात है, 2 से 5 साल तक बच्चा फिर उसकी इंग्लिश पे वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको ना, उसके मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा, उसका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा। सो आफ्टर स्कूल इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर स्कूल आप शुरू से ही दोगे बच्चों को, तो वो बच्चा एक्सीलेंट बनेगा आगे। प्रज्ञा जी, बात कर लेते हैं हम पेरेंटिंग की, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट बच्चे की स्टडी या एजुकेशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के लिए भी है, उनका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेरेंट टिप्स की जब बात करते हैं, तो आज के समय में पेरेंट्स की बच्चों के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? पेरेंट्स की बच्चों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं सारी चीज़ों में, और मैं ये नहीं कहूँगी सारे सारे बिल्कुल जिम्मेदार वही हैं, बट डेफिनेटली उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे एक नज़र रखें। क्योंकि बच्चे क्या हो रहे हैं आजकल, हम अपने कंफर्ट के लिए, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, हम अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देते हैं। मुझे ये वर्स्ट थिंग लगती है, मुझे आई हेट दिस। मेरा बड़ा वाला बेटा है, बट वो लेता है फोन टैप करता है, बट जो मेरी बेटी है, मैंने सोच रखा है मैं उसको स्क्रीन नहीं दूंगी। सो दिस इज द बैडेस्ट थिंग। पता है ये बच्चों के माइंड को कितना खराब कर रही है, ये हमें नहीं पता है। ये उनके हैंड्स, उनका माइंड, उनकी आंखें, वो एकदम अगर उनसे आप फोन ले लोगे ना, तो उनका बिहेवियर देखा करो आप। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे हम पहले के जमाने में करते थे। हमने कभी फोन लिए हैं? मुझे तो लगता है मुझे तो ग्रेजुएशन एंड में मिला है फोन, वो भी बहुत जिद करके कि मेरे को फोन चाहिए, राइट। तो अब बच्चों के तो पास फोन होते हैं, कब से, कौन सी एज से होती है? व्हेन दे आर 10, व्हेन दे आर 9 ईयर ओल्ड। आप इमेजिन करो, 9 साल का बच्चा फोन पे लगा हुआ है, स्कूल से आया है, मेरा फोन का टाइम है मम्मी, अब फोन का टाइम है बच्चों का। फोन का टाइम है प्लस उनका टीवी का टाइम है। हाँ मतलब वो खाना खाएंगे तो टेलीविजन हाँ होना चाहिए या हाँ मोबाइल हाँ हाथ में चाहिए, बिना बिना टीवी मोबाइल बिल्कुल, के खाना नहीं खाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड।
हमें भी नहीं बैठना चाहिए। मैं भी करती हूँ, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि चलो मेरे पास टाइम नहीं है, खा लेती हूँ साथ साथ, ये बहुत अच्छा कुछ चीज आ रही है, लेट्स लिसन टू दैट, टीवी पे कुछ देख लिया, बट दिस इज वेरी बैड। आप जब खा रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन आपका फूड पे होना चाहिए, तभी वो आपके शरीर पे लगेगा, वरना वो लगेगा ही नहीं। वरना तो आपके वो टीवी वाली जरूर चीज लग जाएगी आपके, जो उसकी वाइब्रेशन आ रही है वो डेफिनेटली आपके बैड लगेगी। तभी तो आपने देखा है कितनी बीमारियां लोगों को हो रही है आफ्टर द एज ऑफ 30। यू कैन सी लोगों में क्या बीपी और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। सो दिस इज द थिंग। पहले तो पेरेंट्स की यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों का एक टाइम टेबल बनाओ आप, सुबह से शाम तक। सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, 2 बजे आ रहा है, उसको एक नैप टाइम दो, उसको खाना खाएगा वो हाफ एन आवर, फिर उसके बाद उसको एक नैप टाइम देना चाहिए। अगर ठीक है उसकी ट्यूशंस हैं, उसकी कोई आफ्टर स्कूल क्लासेस हैं, उसके बाद उसको आप पार्क भेजो, जो पहले के टाइम पे हम करते थे। एक स्पोर्ट एक्टिविटी भी या फिर कोई सी एक्टिविटी में डाल दो। आपके आसपास कोई क्रिकेट क्लास है, कोई बास्केटबॉल क्लास है, आप उसमें डालो बच्चों को। तो उससे क्या होगा, बच्चा और अच्छे से पढ़ता है, वो खेल के आएगा ना, उसमें एनर्जी होगी, वो और अच्छे से पढ़ेगा। फिर उसका पढ़ाई का टाइम सेट करो। तो इस और ट्राई करना चाहिए बच्चे को जल्दी से। आजकल बच्चे पता है आप कितनी देर देर में सोते हैं, 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे। हम लोग तो 10 बजे हमारी लाइट बंद हो जाती थी, हम सो जाते थे। पहले तो क्या होता था कि बच्चों को पेरेंट्स का डर होता था, अगर सबका डर नहीं है कम से कम परिवार में एक व्यक्ति का डर होता था। हाँ, आजकल वो डर भी निकल चुका है। न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, तो कोई डर ही नहीं डर है। ही मम्मा पापा है, बस मम्मा पापा की सुन लेते, दादू दादी का फोन ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर दादू का ले लिया, फिर दादी का ले लिया। तो बच्चों के पास तो वही फायदा ही फायदा है उनका, तो हर जगह से। बट ये मैं कहूंगी ग्रैंड पेरेंट्स की भी होनी चाहिए कि नहीं, हमारा पोता है, हमारा पोती, नो से नो। अगर एक बार मना कर दोगे ना, वो छुएंगे नहीं बच्चे। इतना डर बिठाना चाहिए। मैंने बच्चों के इतने बुरे हालात देखे हैं ना फोन के लिए, वो दे यूज्ड टू हिट देयर पेरेंट्स, खींच लेते हैं फोन, बैठ जाते हैं वहां पे कहीं भी। और उनको ये नहीं पता, पहले हमें अपने यहाँ लगता था हमें इंसल्ट लगती है, हमारे पेरेंट की इंसल्ट, उनको कोई फील आउट नहीं होता। तो दिस इज वेरी बैड गोइंग ऑन। तो ये चीज पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि स्क्रीनिंग कम करो। जितना स्क्रीनिंग आप कम करोगे, बच्चे का मेंटली उतना ही अच्छा हो पाएगा। उसको स्पोर्ट्स में डालो और एक्टिविटीज, उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, बात करो और क्या हो रहा है स्कूल में। आजकल हम टाइम दे रहे हैं अपने बच्चों को, बात ही नहीं करते हैं। आते हैं बच्चे, बस अपना उनके मन में क्या क्या चल रहा है कभी आप पूछते हो? कभी नहीं पूछेंगे, सारे वर्किंग पेरेंट है। तो दिस इज वेरी बैड गोइंग ऑन। ये बहुत आगे तक मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा, बहुत खराब हो जाएगा। आजकल जो पेरेंट्स भी हैं वो अपने बच्चों को लाड प्यार में बहुत बिगाड़ रहे हैं। बच्चे जो डिमांड करते हैं पेरेंट्स वो लेके दे देते हैं। राइट, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं दिलाती फालतू का, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, वट एवर नीडेड देना चाहिए। उनका कुछ भी है, उन्होंने कुछ चीज अच्छी करी है, तो ऑलवेज गिव देम रिवॉर्ड्स। कि तुम ये करोगे ना, तुमने ये वाले इसमें, तुमने स्कूल में इसमें पार्ट लिया है कंपटीशन में, सो इफ यू आर गोइंग टू विन दिस, तो आपको ये मिलेगा। तो उनके मन में होगा, अरे मैं ये जीत जाता हूँ, मम्मा मुझे ये दिला देगी। बट वो भी ट्राई करो कि क्या होता है, टॉयज फॉर्म में दो आप। वो ये मत बोलो कि मैं तुम्हें इतना बड़ा फोन दिला दूंगा, मैं ये, क्योंकि आजकल हम लोगों की भी थिंकिंग उसी में आ गई है कि उससे बच्चे को खुशी होगी। आप अभी तो खुशी दे दोगे बच्चों को, बट बाद में जब उसके बीमारी होंगी, बिकॉज हो रही है आजकल, डेवलप सो मेनी डिजीज आर गोइंग ऑन, बच्चे का मेंटल खराब हो रहा है, राइट। तो हमें इस तरीके की मैं पेरेंट्स से यही कहूंगी कि उन्हें एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि हाँ हम ये चीज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ऐसी चीजें आपको पेरेंट्स को यूज करनी चाहिए। वो पेरेंट के लिए भी इजी है, जो हम पहले के जमाने में हमारे साथ होता था, हमारे बर्थडे पे ये मिलेगा, हमें ये ड्रेस मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें आप बच्चों में लाइए। पैसे की वैल्यू हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा है जो एक ज़रूरत भी है, मगर उसकी वैल्यू बच्चे को बचपन से ही होनी चाहिए, बचपन से ही पता होनी चाहिए। सो क्या आंसर है इसके ऊपर आपका? पैसे की वैल्यू मैं कहूँगी हमें डे 1 से सिखानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, जब जब वो बड़े हो रहे, छोटे से ही मैं कहूँगी, जब वो बच्चा हुआ है ना, तब भी हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले के क्या सीन होते थे जब बच्चे होते थे। तो अब तो क्या हो रहा है, कॉट अलग आ रहा है बच्चों का, बेड अलग आ रहा है। ठीक है, अब उस बेड का होगा क्या, वो छोटे से कॉट का क्या होगा, वो जाएगा, वो डस्टबिन में जाएगा बाद में, राइट। तो हमें शुरू से ही हर चीज की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए डे 1 से,
ठीक है, हम क्लोथ्स इतने सारे ले लेते हैं, हम अपने लिए ले लेते हैं, ये लिया आज, ये है ये। तो ट्राई करो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने घर में ही डाल दोगे ना, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 3 क्लोथ्स हैं बच्चे के पास, क्योंकि बच्चे का तो वैसे ही बढ़ता शरीर है, राइट। तो शुरू से ये छोटी छोटी टॉयज भी आप लिमिटेड दो बच्चों को, तो उसको पता है मुझे तो इतना ही मिलना है। अगर उसको दिख जाएगा ना मुझे इतना सारा मिलना है, तो उसकी डिमांड्स फिर बढ़ती चली जाएंगी, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी आज आपके पास पैसा है, नेक्स्ट डे नहीं होगा, फिर क्या करोगे। और चलो आई एम नॉट सेइंग कि है या नहीं है, सबके पास ही है आजकल, तो एवरीबॉडी इज अर्निंग, बट हमेशा एक ऐसी स्टेज बच्चे को दिखानी चाहिए कि बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग भी जो बड़े बने हैं ना, वो ऐसे नहीं बने कि उनको हर चीज, उनको लग्जरी मिली हमेशा। लाजमी है, वो भी ग्राउंड लेवल से ही ऊपर, उनको पैसे की वैल्यू पता है, उनको टाइम की वैल्यू पता है, जो कि आज के बच्चों को कुछ भी नहीं पता। आज के बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि मैंने जो मांग लिया वो मुझे चाहिए। चॉकलेट्स मत दो, शुगर क्यों देते हो आप बच्चों को। तो ये सब चीजें जो है ना, बच्चों को रेयर दो, आपको देनी नहीं चाहिए। शुरू डे 1 से आप बोल दोगे ना, नहीं, नो मीन्स नो, वो आपसे बोलेगा ही नहीं। और डे 1 से आप बोलोगे ना, अच्छा ठीक है मेरे बच्चे आपको ये चाहिए, चलो हम चलते हैं आज, तो वो आपके पीछे लग जाएगा, मुझे आज मम्मी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। सो वो आप एक वो रखो ना अपना पेरेंट और बच्चे का, वो कि मम्मी ने नहीं बोला तो नहीं बोला, पापा ने नहीं बोला तो नो मीन्स नो। वो वैल्यू हमारे टाइम में होती थी, अभी भी होती है। अभी भी मम्मा बोल देती है कि नहीं ये क्या करना है, नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हम चुप हो जाते हैं। अभी भी मैं इतनी बड़ी हूँ फिर भी मेरी मम्मी भी कहती है ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी भाई। तो वो आप अपने कस्टम्स अपने बच्चों में रखने चाहिए डे 1 से। अगर वो चीज रखोगे तो बच्चे वही सीखते चले जाएंगे और उनको पैसे की वैल्यू अपने आप दिखेगी फिर। प्रज्ञा जी, आज के पॉडकास्ट का हमारा आखिरी सवाल, ये भी क्वेश्चन नहीं है, आप पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहते हैं या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए? वैसे पहले तो मैं बहुत आपके लिए बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया पेरेंट्स को बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, बट जो नहीं बढ़ रहे उनको भी तो पता होना चाहिए ना। समझ रहे हैं चीजों बिल्कुल को, वैल्यू समझ रहे हैं, हाँ, तो बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता वो तो समझे ना, तो उसके लिए बहुत थैंक्स, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। बाकी पेरेंट्स के लिए एक टिप यही होगी कि आप ट्राई करो कि अपने बच्चे को समय दो। ट्राई करना चाहिए कि आप जितना ज्यादा अपने बच्चों को समय दोगे, आप अपने बच्चों का रिक्वायरमेंट्स देखो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अभी हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं, हमने क्लासेस लगा दिए, हम कुछ भी। आप उनके साथ बात करो, ट्राई करो कि जितना ज्यादा आप टॉक करोगे ना अपने बच्चों के साथ, वो उतना ज्यादा आपके साथ अटैच होंगे, वो बताएंगे। फिर आप फ्रेंडशिप तो बनाओ अपने बच्चे के साथ। आजकल फ्रेंडशिप ही नहीं है बच्चों की, वो आ रहे हैं, अच्छा मामा मुझे ये वाली क्लास में करा दो, मेरे फ्रेंड के यहाँ जाना है, मैं इसका बर्थडे है, इसका गिफ्ट लेना है, इसका ये, बस ये टॉक्स होती है पेरेंट्स और उसमें। बच्चों में होनी चाहिए कि बच्चा आए, अपने स्कूल का बताया, आज मम्मा ये हुआ, आज ये टीचर ने ये करा, आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने ये करा। वो हमारे टाइम में होता था। मेरा बेटा बताता है मुझे रोज, टचवुड, क्योंकि मैं रोज उससे पूछती हूँ, वो खुद से बताता है, वो खुद एक्साइटेड होता है, आज मम्मी ये हुआ, आज इसने मुझे ये करा वो। तो ये चीज एक बॉन्ड होना चाहिए। हम बात नहीं करते, हम छोटी छोटी चीजों पे नहीं पूछते। तो पेरेंट्स प्लीज अटैच विद योर किड्स फर्स्ट। पहले बच्चों के साथ आप अटैच हो, फिर उसके एजुकेशन पे और चीजों पे सोचो। अगर आप ही अटैच इतना अच्छे से हो जाओगे ना, तो पहली बात तो आपको उसकी एजुकेशन पे वर्क करने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आपके साथ ही इतना अटैच हो जाएगा ना, वो आपके साथ ही पढ़ने लग जाएगा, वो आप ही उसके फ्रेंड बन गए हो। उसको आपसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं फिर, कि मैं तो मम्मा के साथ ही कर लूंगा, मम्मा मेरे को बहुत अच्छे से समझ रही है। क्योंकि आजकल बच्चों को भी लगता है मुझे कोई समझ नहीं पाता। समझने के लिए ही बहुत जरूरी है कि तभी बच्चा डेवलप, तभी उसका मेंटल स्टेट भी ऐसे ही रहता है। वो अपना खुल के नहीं बात करेगा तो कैसे चलेगा। सो मेरी टिप यही है कि पहले आप अटैच हो अपने बच्चों के साथ, और बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे प्लीज वर्क करिए। उसी से वो एजुकेशनली और मैं कहूँगी एकेडमिकली वो ग्रो अपने आप करेगा, और पर्सनली भी वो डेवलप करेगा। पर्सनली डेवलपमेंट आप खुद देखोगे। एकेडमिक्स अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना बच्चे का, तो पर्सनैलिटी, आई कैन से पर्सनैलिटी, मेंटली, सेल्फ एस्टीम, सब कुछ डेवलप हो जाएगा। आपको कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में भेजने की जरूरत नहीं है बच्चे को, खुद ही डेवलप हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर जो मॉरल ऑफ द पॉडकास्ट निकल के आया है, हमें अपने बच्चों की रूट्स तक जाना है, हमें
बच्चे को अपना एक फ्रेंड बनाना है, इंस्टेड ऑफ कि हम पेरेंट्स बन के बच्चे के साथ बात करें। नहीं, हमें उनको फ्रेंड्स बन के उनके लेवल पे जाके बच्चों के साथ डिस्कशंस करने हैं, सो दैट कि बच्चा रोज अपने मन की बात हमारे से शेयर करे और बच्चों के साथ समय निकाले। आज के समय में हमारे पास समय नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, बच्चे के पास समय नहीं बिता रहे हैं। एक एक इमोशनल टच खत्म होता जा रहा है, एक इंटरनल लव खत्म होता जा रहा है। मगर हमें वापस अपनी रूट्स पे जाना है, अगर हमें अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, मगर सबसे पहले बच्चे को हमको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन कैसे होगी? एजुकेशन पेरेंट्स से आएगी, एजुकेशन घर से आएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और प्रज्ञा जी ने जो भी बातें आपके साथ शेयर करी हैं एज अ पेरेंटिंग टिप, या फिर कहें कि आफ्टर स्कूल क्लासेस के बारे में, क्योंकि आफ्टर स्कूल क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए कहीं ना कहीं। तो मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ Thank you. प्रज्ञा जी का, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ। इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के। थैंक यू सो मच।